अच्छा भाई, इधर देखो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं A2 केमिस्ट्री। बच्चों, सबसे पहले A2 केमिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं कि तुम्हारे पास पेपर्स कौन कौन से होंगे। मैं तुम लोगों को इसका पेपर पैटर्न दिखाता हूँ कि हमारे पास A2 केमिस्ट्री के अंदर तुम दो पेपर दोगे, जो कि तुम्हारे P4 है और P5 है। AS के अंदर तुम लोग पेपर 1 2 3 देते थे। A2 केमिस्ट्री के अंदर तुम लोग क्या दोगे? P4। अच्छा, P4 जो है तुम्हारा एक स्ट्रक्चर्ड पेपर है। वापसी इसके अंदर सारी कैलकुलेशंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें। अब P4 के रिलेटेड एक बात बता दूं कि ये 2 घंटे का तो है, 100 मार्क्स का भी है, लेकिन ये इतना मुश्किल होता है कि आपका जो ए है वो 65 से 68 पे बनता है। मतलब इसका जो थ्रेशोल्ड है वो ये है भाई कि 65 से 68 पे ए बन रहा है। इसका मतलब इसमें बच्चा बहुत ज्यादा गलतियां करके आता है, ये सारी चीजें करके। अब A2 का एक मसला है, एग्जामिनर A2 के अंदर जो आपको असिस्ट करेगा क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपको AS के क्वेश्चन से भी रिलेटेड असिस्ट करेगा। तो भाई आपको AS भी आना चाहिए, आपको A2 भी आना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग कोई, जैसे कि हमारे पास एनर्जेटिक्स है, चैप्टर है A2 का, तो एग्जामिनर उसके अंदर आपको AS कहीं ना कहीं लिंक करके दे देगा, तो वो एग्जामिनर के ऊपर है। तो A2 के लिए AS पक्की होनी चाहिए, ये एग्जामिनर कहता है। ऑर्गेनिक हो, कोई भी उसका वो हो। ठीक है भाई। अब P5 कहाँ लिंक करता है? P5 ऐसे AS से लिंक करता है जैसे कि तुम लोग प्रैक्टिकल्स करते हो। जिस बच्चे के प्रैक्टिकल्स अच्छे गए हैं वो P5 इजीली कर लेगा, क्योंकि P5 होता है प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग एंड एनालिसिस। ठीक है भाई, ये सारा प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही होता है। लैब अपैरेटस, ये सारी चीजें इसमें, ये सारी चीजें इसमें मैं आपकी लैब स्किल्स चेक कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स चेक कर रहा था, इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है भाई। और इसके जो आपके पास मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स हैं और 1 आवर 15 मिनट। 30 मार्क्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 आवर 15 मिनट बहुत होता है। अब इसके अंदर तुम्हें ग्राफ्स भी मिलते हैं, कैलकुलेशंस भी मिलती हैं, और तुम्हें इसके साथ साथ लैब अपैरेटस, उनके हैजर्ड्स, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। हालांकि जैसे कि हमारा ओ लेवल के अंदर P4 होता था ना, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल, उससे थोड़ा मिलता जुलता पेपर है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये है कि बच्चा इसमें ग्रेड निकाल लेता है। P5 में बच्चा ग्रेड आराम से निकाल लेता है, सारा बच्चा फंसता है A2 में, P4 में। तो हमें P4 की मेन तैयारी करनी है। और आज हम P5 तो ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल जब P4 हमारा इंशाल्लाह एंड होने को होगा तो हम P5 स्टार्ट कर देंगे। P5 इतना मुश्किल नहीं क्रिएट करता बच्चों के लिए। तो आज हम P4 के एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। P4 के अंदर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगा, और P4 के अंदर तुम्हें ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री मिलेगा। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री मिलेगा, और इसके अंदर तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। अब टॉपिक्स होंगे। अब गौर से सुनो कि A2 के अंदर जो तुम्हारा P4 है, इन 3 चीजों से मिलकर आएगा: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तुम्हारे बनाएंगे 100 मार्क्स, जिसमें से तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसकी वेटेज है 40%, मतलब 40 मार्क्स का तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री मिलता है। तो आज हम ये वाली चीज स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल तुम्हें मिलेगा 45%, बाकी 50% तुम्हें ये मिलेगा, 15% इनऑर्गेनिक। ठीक है भाई।
अच्छा, ये वेरी करती रहती है पेपर के पेपर, लेकिन जो एक जनरल ट्रेंड है वो ये है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो देख लो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे पास बहुत लेंदी लेंदी चैप्टर्स भी हैं, कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ लेंदी हैं। हमारे पास इसमें 4 चैप्टर्स हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसके साथ साथ रिएक्शन काइनेटिक्स, इसके साथ साथ तुम्हारे पास आखिरी चैप्टर है इसका इक्विलिब्रियम। तो ये 4 चैप्टर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मिलते हैं भाई। केमिकल एनर्जेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है एनर्जेटिक्स। मतलब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है भाई। तो आज के टॉपिक की हेडिंग डाल दो, केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले बच्चों कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं। ए टू बहुत इजी लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम लोगों ने एएस में नहीं पढ़ी है, तो मैं उनको ए टू में ही पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई। जैसे कि बच्चों हमारे पास केमिकल एनर्जेटिक्स है, इसके अंदर कुछ हमारे पास डेफिनेशंस आ गई हैं। डेफिनेशंस कौन सी हैं? एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, या तुम इसका एक नाम लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, इसका सिंबल क्या होता है? डेल्टा एच नॉट एटी। ठीक है भाई। नॉट, नॉट के बारे में मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड होता है इसका मतलब। अभी सिर्फ ये सुनो, स्टैंडर्ड को भी मैं अभी बताऊंगा मजीद। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशंस। ठीक है भाई। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन, कि हम कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी। अब उसकी स्टैंडर्ड स्टेट देखो क्या होगी, कि हमें स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मैंने बोला है कि स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे पास टेम्परेचर जो होगा 298 केल्विन, 298 केल्विन होगा। अच्छा, अब केल्विन और डिग्री में फर्क पता है किसी को? 0 डिग्री होता है तुम्हारा 273 केल्विन। ठीक है भाई। तो याद रखो कि जब भी तुम्हें डिग्री से, डिग्री सेल्सियस से तुम्हें अगर केल्विन में जाना है तो तुम 273 प्लस कर दोगे। जैसे कि अगर मेरे पास 2 डिग्री है, मैंने बोला 2 डिग्री को बताओ केल्विन में क्या बोलेंगे, तुमने क्या करा? 2 + 273, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 275 केल्विन। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये टेम्परेचर 298 केल्विन कैसे निकला? कि मैंने 273 के अंदर रूम टेम्परेचर ऐड कर दिया। देखो ना, रूम टेम्परेचर 25 होता है मेरे पास,
मैंने 273 के अंदर मैंने क्या कर दिया, रूम टेम्परेचर ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 278 और सॉरी 298 होना चाहिए। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर तुम्हारे पास होना चाहिए बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक। क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए तुम्हारे पास। इसके साथ साथ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में हो, मतलब जैसे कि वो अगर रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं उस स्टेट में हो। तो इसमें लिख लो कि ऑल स्पीशीज इन दियर प्रिफर्ड स्टेट। जैसे कि भाई हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होती है भाई, गैस होती है, तो तुम्हारे पास गैस होनी चाहिए क्लोरीन। ठीक है। अभी इस चीज को मैं मजीद आगे समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल्स तुम लोग ने पढ़े होंगे ओ लेवल्स के अंदर, उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन का मतलब है कितने मोल एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो याद रखो जो तुम्हारी जो कंसंट्रेशन होगी ना वो 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। किसी भी सॉल्यूशन की अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड स्टेट में उसको करना है तो उसको 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस मैट करेंगी तो वो स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन पे कहलाएगा। एक भी कंडीशन बाहर हुई, ऊपर नीचे हुई, तो वो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं कहलाएगी। ये बात याद होती है। ठीक है भाई। अब पहली डेफिनेशन पे हम चलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। किसी को अगर ओ लेवल्स का एनर्जेटिक्स याद है या अगर एएस तुमने पढ़ा हुआ है तो ना, तो उसमें हम लोग एंथैल्पी का वर्ड यूज करते थे, एनर्जी चेंज, ऐसा ही है। तो अब इधर देखो कि इसकी मैं पहले डेफिनेशन ले लेता हूँ। एटमाइजेशन से तुम्हें समझ आ रहा है कि हम लोग एटमाइज कर रहे हैं उसको, मतलब उसको हम एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये डेफिनेशन तुम्हें हर हाल में याद होनी चाहिए, ये डेफिनेशन याद नहीं होगी आगे की चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब देखो इसकी डेफिनेशन के द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed, the amount of energy absorbed when 1 mole of gaseous atom is converted, या 1 mole of gaseous atom is made from 1 mole of its element under standard state and condition। ठीक है भाई। अब इसकी डेफिनेशन का मतलब समझते हैं बच्चों। इसमें बोला क्या गया है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने, हाँ, तुम लोगों ने दो किस्म के रिएक्शन पढ़े थे। एक पढ़ा था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता था भाई हमारे पास, हाँ, एनर्जी रिलीज होती थी, यहां पर एब्सॉर्ब हो रही है। इसका मतलब जो एटमाइजेशन है वो कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। ये बात तो हमें क्लियर होती है। अब क्यों होती है वो अभी मैं बता देता हूँ आगे, कि एनर्जी एब्सॉर्ब ही होती है। एनर्जी एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज मेड, मतलब हम लोग क्या बना रहे हैं, 1 मोल गैसियस एटम हम लोग बना रहे हैं भाई। हम लोग 1 मोल गैसियस एटम बना रहे हैं, ये बात याद रखनी है। इस बात को हाईलाइट कर लो, हर चीज से अंडरलाइन कर लो कि हम लोग क्या बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम हम लोग बना रहे हैं। अब बना किस चीज से रहे, 1 मोल ऑफ इट्स एलिमेंट से। ठीक है, किस चीज से बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ इट्स एलिमेंट।
तो ये 1 मोल वाली सारी चीजें और ये सारी चीजें बड़ी मेन है। इसकी मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, तुम्हें समझ आता है। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बनाना क्या है मुझे, चलो सबसे पहले तो ये बताना है। जैसे कि अगर मुझे सोडियम बनाना है, तो अगर मुझे बनाना है सोडियम, तो सोडियम मेरा किस चीज में बनना चाहिए, किस स्टेट में बनना चाहिए, गैसियस फॉर्म में बनना चाहिए। अफीफा भी छोड़ दो, मेरा जो सोडियम है वो किस स्टेट में बनना चाहिए, गैसियस स्टेट में बनना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म। और क्या ये एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। और कितना बनना चाहिए, 1 मोल। 1 मोल बन गया। बना किससे है, 1 मोल ऑफ इट्स एलिमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम की जो स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, सोडियम इज अ मेटल, तो इट विल बी सॉलिड। देखो गैस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके एलिमेंटल फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एलिमेंटल फॉर्म में मतलब रूम टेम्परेचर पे सोडियम, रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, तो रूम टेम्परेचर पे सोडियम कैसा एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ऐसा ही है। तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम मैंने बनाया है 1 मोल ऑफ इट्स एलिमेंट, ठीक है। हाँ, एट स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशंस। ये भी नहीं लिखोगे ना तो ये भी गलत हो जाएगी डेफिनेशन। ये कम से कम तुम्हें 2 से 3 मार्क देके जाएगी डेफिनेशन, ये बात याद रखना। अच्छा, एक और एग्जांपल तुम लोग से करवाता हूँ, चलो शायद तुम लोग कर लो। क्लोरीन मुझे बनाना है, क्लोरीन मुझे बनाना कितना है ये बताओ। 1 मोल गैसियस एटम बनाना है, ठीक है फिर 1 मोल गैसियस एटम बनाना है। 1 मोल गैसियस एटम मैंने बना लिया, ठीक है, फ्रॉम इट्स 1 मोल ऑफ एलिमेंट। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट मुझे बनाना है। ये देखो एलिमेंटल फॉर्म में मेरा जो क्लोरीन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन, नहीं 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 नहीं, क्लोरीन गैस है भाई। तो वो तो ऑलरेडी गैस है। हाँ, तो वो तो कोई मसला नहीं है ना, ये होगा कन्वर्ट। अभी देखना कि कैसे होगा कन्वर्ट। क्लोरीन तुम लोगों ने पढ़ा होगा एग्जिस्ट करती है डायटोमिक स्टेट में, Cl2, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम Cl2 को एटमाइज करोगे, Cl2 को एटमाइज करोगे तो तुम्हारे पास 2 मोल ऑफ क्लोरीन बनेगा ना, ऐसा ही है। तो यहां पर तुम्हें कितने Cl2 लेने हैं कि वहां पर 1 मोल बने, मतलब यहाँ पर कितने क्लोरीन लेने हैं कि मेरा यहाँ पर 1 मोल बने। 1 क्लोरीन लोगे ना तो तुम्हारे 2Cl बनेंगे, हाफ लेंगे। ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर मैंने हाफ लिया, जब भी तो 1 मोल बना ये क्लोरीन का, कि देखो ना 1/2 Cl2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Cl हो गया ये। तो ये अब तुम्हें देखना है कि भाई यहाँ पर 1 मोल और हाल में आना चाहिए। एग्जामिनर ट्रिक करता है बच्चे को, बच्चा यहाँ पर फंस जाता है। एक और देख लेते हैं, ऑक्सीजन गैसियस बनाना है, ऐसा ही है, कितना बनाना है, बनाना कितना है ये बताओ। 1 मोल बनाना है, 1 मोल फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट। तो ऑक्सीजन जो होता है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाँ मतलब डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और होता भी गैस है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। बात क्लियर होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन बनेगा कितना, नाइट्रोजन बनेगा 1 मोल, और नाइट्रोजन होती क्या है, बनाना है किसमें, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में बनाना है। और बनेगा किससे, एलिमेंटल स्टेट से बनेगा। एलिमेंटल स्टेट में नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, गैस एग्जिस्ट करता है, और
नाइट्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, N2 की फॉर्म में। ऐसे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऐसे ही है। तो ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके पीछे भी क्या लग जाएगा? 1/2 लग जाएगा। थोड़ी सी मुश्किलात होंगी अभी, लेकिन आगे इंशाल्लाह सारी चीजें आसान होंगी। अब गौर से मेरी बात नहीं नहीं, अभी कॉपी करने का मैं टाइम दे देता हूँ, या पिक्चर लेना, चलो पिक्चर लेना, घर जाके कॉपी कर लेना। ये तो देखो, डायटोमिक स्टेट्स तो आपको ओ लेवल्स में याद कराई जाती है। हैव नो फेयर ऑफ आइस कोल्ड बेयर, याद है ये याद नहीं करा कभी भी? हैव नो फेयर ऑफ आइस कोल्ड बेयर, कि हमारे पास देखो ना, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये सारे हमारे पास पूरे प्रोडक्ट टेबल में डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है भाई, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि डायटोमिक स्टेट में कौन एग्जिस्ट करता है? हैव नो फेयर फ्रॉम आइस ऑफ आइस कोल्ड बेयर। ठीक है, अब बच्चों ये है एंथैल्पी। एंथैल्पी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? डेल्टा एच से करता हूँ। स्टैंडर्ड, ये जो नॉट है ना ऊपर, नॉट, ये चीज, ये मेरी क्या कहलाती है? नॉट। ये क्या बताती है कि मेरे पास जो चीज हो रही है, जो रिएक्शन हो रहा है, वो किस स्टेट में हो रहा है? स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है। स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन पे हो रहा है। नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन। आगे एटी लिख दिया, मतलब एटमाइजेशन। एटमाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म करके मैंने एटी लिख दिया। एग्जामिनर भी यही यूज करेगा। अब इसके बाद यहां पर मुझे जो सोडियम की डेल्टा एच नॉट एटीएम की जो वैल्यू दी हुई है इसने, एटी की वैल्यू मुझे दी हुई है, इसकी कितनी होती है? 107 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, क्या दी हुई है? 107 किलो जूल पर मोल। अब मुझे एक बात बताओ, ये वन गैसियस एटम की है। हाँ हाँ हाँ, कि एक सोडियम को उसके एलिमेंटल फॉर्म से एक मोल ऑफ गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी है? तो वो कितनी है? 107 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब डेफिनेशन को देख के ये बताओ कि क्या मेरे पास इसकी जो एंथैल्पी है 107, क्या ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? कर रहा है। हाँ, इसकी होगी, एनर्जी ड्रॉप कर रहा है, पॉजिटिव ही रहेगा। देखो एंडो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या ये एंडो है? ठीक है, तो एंडो पॉजिटिव होता है, तो मतलब कि जितनी भी हमारे पास एटमाइजेशंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी। क्यों? एब्सॉर्ब। ठीक है, और इसमें बॉन्ड्स भी टूट रहे हैं, क्योंकि सॉलिड्स से अगर तुम गैस में जा रहे हो तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूट रहा है ना तुम्हारा। ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर फोर्सेस तुम्हारी टूट रही है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसमें आया मैं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ एटी, तुमने देखा कि तुम्हें जो क्लोरीन की गिवन है, एग्जामिनर यहाँ पर तुम्हें ट्रिक करेगा, मैं भी तुम्हें ट्रिक करता हूँ, वो तुम्हें गिवन है +242 किलो जूल पर मोल। क्या ये 1 मोल के लिए है? ये इसमें दी हुई है, कैसे होगा 121? हाँ, लेकिन हमने तो ऑलरेडी, आपने तो हाफ लिखा हुआ है, हमने आता ही देखो हमेशा एग्जामिनर तुम्हें ट्रिक करेगा, वो पता किस चीज की देगा? वो इसकी देगा। अब वो तुम्हें हाफ करना, तुम्हें काम करना है, एग्जामिनर हमेशा देगा ही वो। एग्जामिनर अगर कोई डायटोमिक चीज है ना, वो ऐसे ही देगा, वो हाफ नहीं लिखेगा, वो ऐसे दे देगा, Cl की +242 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमें चाहिए तो 1 मोल ऑफ Cl ना, तो 1 मोल ऑफ Cl की कितनी होगी? क्या वो हाफ नहीं होगी? ऐसा ही है। नहीं 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 नहीं,
ये रैंडम नहीं, ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं निकलवाता भी है वो। वन मोल ऑफ गैसियस एटम बनाने के लिए हाँ हमें 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज हाँ, यूज एनर्जी एब्जॉर्ब करिए उसमें, ठीक है। अब तुम्हें इसको कुछ नहीं करना, तुम्हें आसान हल क्या करना है, क्लोरीन के पीछे मेरा क्या लगा हुआ था, हाफ लगा हुआ था, हाफ मल्टीप्लाई बाय 242, जो चीज डायटोमिक स्टेट में है उसको ऐसे कर दो, ऑलरेडी हाँ हाफ हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 242 क्या हो जाएगा, 121 किलो जूल पर मोल। तो ये होगी तुम्हारी एक क्लोरीन की, और एग्जामिनर हमेशा ट्रिक करेगा तुम्हें, तुम्हें वो Cl2 की देगा हमेशा, ऐसे लाइंस बना के भी देगा, बॉन्ड बना के भी देगा, वो Cl2 की होगी हमेशा वो, लेकिन तुम्हें ट्रिक नहीं होना, तुम्हें क्या देखना है कि भाई उसको डिवाइड बाय हाफ कर दो, जब भी तुम 1 मोल पे आके अटैक करो। अब अब मैं आगे बढ़ता हूं कि मेरे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, उसने ये दी हुई है, तो 1 मोल की मेरे पास कितनी होगी, तुमने कुछ नहीं करना, डेल्टा एच एटमाइजेशन हाफ मल्टीप्लाई बाय 446, ऐसा ही है। तो 223 किलो जूल पर मोल, ये तुम्हारी बनती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है भाई। इसके बाद तुम्हारे पास है नाइट्रोजन, इसकी तुम्हारे पास बनती है 914 किलो जूल पर मोल, सारी पॉजिटिव में होंगी, पॉजिटिव में तुम्हें पता है कि क्यों होंगी, क्योंकि भाई एंडोथर्मिक है। इसके बाद डेल्टा एच एटमाइजेशन, तो इसकी क्या हो गई, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 457 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है। तो चलो इसको कॉपी करो, बस फिर हम आगे बढ़ते। चलो पिक्चर ले लो। अच्छा भाई, एटमाइजेशन है कि हम लोग 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनाते हैं एलिमेंटल स्टेट, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन, इक्वेशंस भी हम लोग ने इसकी देखी। अब मेरा एक सवाल है बच्चों, सोडियम को फिलहाल इग्नोर करो, सोडियम को इग्नोर करो, क्लोरीन को देखो, ऑक्सीजन को देखो एंड नाइट्रोजन को देखो। क्या तुम्हारे पास जो इंथैल्पी है ऑफ एटमाइजेशन है, क्या वो तुम्हें बढ़ती हुई नजर आ रही है, सॉरी इसकी ये वाली देखो, ये वाली जो मैंने आप सर्कल करी, क्या ये तुम्हें बढ़ती हुई नजर आ रही है। Cl की जो थी 1 मोल की 121 थी, ऑक्सीजन की फिर आ गई 223, देन नाइट्रोजन की 457, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई ये बढ़ क्यों रही है, ये बढ़ क्यों रही है, हालांकि तीनों गैसेस स्टेट में, तीनों कन्वर्ट भी गैसेस स्टेट में हो रहा है, तीनों 1 मोल में है और तीनों कन्वर्ट भी 1 मोल में हो रहा है, तो फिर इनकी एटमाइजेशन की एंथैल्पी में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि वही, चलो ओरिजिनल वैल्यू में क्यों फर्क आ रहा है, हाँ ज्यादा मेरे को पता है क्योंकि ये तीनों जो है डायटॉमिक है, सही है, ठीक है। और यहाँ पे लोग, यहाँ पे जैसे आपने लिखा हुआ है Cl जो है वो हाँ। सिंगल बॉन्ड है, सही है, और ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है यहाँ पे जैसे आपने किया वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस वजह से क्योंकि उसके बॉन्ड ज्यादा हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। कॉन्सेंट्रेटेड में और बॉन्ड्स में फर्क है ना, देखो भाई, इसका आंसर अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लिखते तो ऑब्वियसली गलत हो जाता। तो एग्जामिनर पूछते भाई कि बताओ कि हमारे पास देखो ना भाई, साफ दिख रहा है हमारे पास कि मैंने ये लाइंस मैंने बनाई इसलिए थी कि बच्चे को पता चल जाए,
कि हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एंड देन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। तो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान होगा, इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, 242 लगेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास एंथैल्पी बढ़ गई, एटमाइजेशन 446 हो गई, क्योंकि यहाँ दो बॉन्ड टूट रहे हैं। पहले क्लोरीन का एक ही बॉन्ड टूट रहा था, अब ऑक्सीजन में जैसे हम शिफ्ट हुए तो हमारे पास दो बॉन्ड टूट रहे हैं, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी लगी। ऐसे हम आगे चले नाइट्रोजन में, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि हमें तीन बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं नाइट्रोजन को एटॉमिक स्टेट में लाने के लिए। ठीक है भाई, तो इसमें एक नोट लिख लेते हैं हम लोग। वो नोट क्या है हमारे पास, तो वैसे ना मुझे याद नहीं है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो दिया होगा ना आपको, क्या करना पड़ेगा? ये तो ओ लेवल की बेसिक्स हैं। ये तो नहीं याद, ये तो आपने दिया हुआ था, ऊपर लाइंस बनाएंगे थी, इस वजह से मैंने बना लिया अपना आंसर। एस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें लिख लो नोट के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ atomization is increasing as the number of bonds are also increasing। ठीक है भाई, तो एटमाइजेशन हमारी बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करती है, जिसके बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है भाई, चलो ये हमारी एक चीज होगी। तो देखो कि क्लोरीन क्लोरीन था मेरा, इसकी लेस होगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लेस होगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, एंड ये आपका ट्रिपल। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी स्लो चल रही है हमारी, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिक है। अब हमारे पास आ गई है एक चीज, लैटिस एनर्जी। इसको हम कहते हैं डेल्टा एच नॉट, ऐसे लिखते हैं इसको, एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के देगा, डेल्टा एच नॉट लैटिस। ठीक है भाई, अच्छा इसमें है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of its ionic compound is formed from its gaseous ion under standard state and condition, या अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस भी लिख दो तो स्टेट से अंदर आ। ठीक है भाई, सबसे पहले तो डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अच्छा भाई एनर्जी रिलीज कब होती है, जब बॉन्ड बनता है, ऐसा ही है। एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, energy is released when a bond is formed and bond forming is known as exothermic। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। अच्छा अब हो क्या रहा है भाई इसमें, ये देख लेते हैं हम। the amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed, क्या बन रहा है इसमें, 1 mole ionic compound बन रहा है। क्या बन रहा है भाई इसमें, 1 mole ionic compound बन रहा है। बन किससे रहा है, from its gaseous ion, from its गैशियस आयन, मतलब गैशियस आयन की मदद से मुझे आयनिक कंपाउंड बनाना है। अब देखो कैसे, अच्छा भाई सामने देखो, जैसे कि मुझे बनाना है, सपोज करो NaCl, कितना बनाना है चलो ये बताओ। 1 मोल का NaCl सॉलिड होता है बच्चों, ठीक है। अब बनाऊंगा मैं किससे,
फ्रॉम इट्स गैशियस आयन। अब इसके अंदर दो आयन होंगे मेरे पास, NaCl के अंदर दो आयन होंगे, ऐसा ही है? कौन कौन से होंगे? सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम कौन सा आयन होगा मेरे पास? इट इज सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव। सोडियम ग्रुप 1 का है भाई, पॉजिटिव। क्लोरीन ग्रुप 17 का है, ग्रुप 7 का है तो नेगेटिव। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? अभी भी इक्वेशन इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है इसमें? फ्रॉम इट्स गैशियस आयन, दोनों गैशियस स्टेट में होंगे। बात क्लियर होती है? ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन हो गई। वहां पे हम लोग उसके एलिमेंटल स्टेट से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, और यहाँ से हम लोग गैशियस स्टेट से हम लोग कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ कंपाउंड में। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? चलो अब एक और बनाओ। सर इसका एक और नाम भी तो होता था, जब गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता था, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता था, कुछ चीज होती थी शायद। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर तो नहीं बोल रहे तुम? सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, ये सब। यस यस यस। अरे वो तो लेवल्स की बात। MgCl2 सॉलिड आयनिक कंपाउंड सॉलिड है हमारे पास, रूम टेम्परेचर पे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, ये बात याद रखना। अब मेरे पास MgCl2 के अंदर सबसे पहली मेरे पास कंडीशन क्या है कि इन दोनों को मुझे बनाना किसकी थ्रू? फ्रॉम इट्स गैशियस आयन। तो मैग्नीशियम मेरा आयन बनेगा, ऐसा ही है? मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2। मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा? +2 का चार्ज। क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। अब क्या लिखना है इसके नीचे? मुझे इसकी स्टेट्स लिखनी है। स्टेट्स नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैग्नीशियम की स्टेट क्या होनी चाहिए यहाँ पर? ठीक है, क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? कैसे कंप्लीट है बताओ? अब कंप्लीट है? बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर 2 Cl हैं और यहाँ पर कितने Cl हैं? अब कंप्लीट है ये इक्वेशन। ये भाई, तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था, सर आपने तो 1 मोल बोला था, कहाँ लिखा भाई 1 मोल? फ्रॉम इट्स गैशियस आयन 1 मोल उसमें था। ठीक है भाई, एटमाइजेशन में 1 मोल था, इधर नहीं है 1 मोल, ये बात याद रखना। तो ये लैटिस एनर्जी है। अब MgCl2 MgO 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना है। चलो भाई, अब इसके मुझे ये बता दो, और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का तो -2 होता है ग्रुप 6 का। ठीक है भाई, अब दोनों गैशियस स्टेट में, बात क्लियर होती है? बस ये इक्वेशन यहाँ पर हो गई। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है लैटिस एनर्जी। अभी आगे मैं करवा देता हूँ। देखो कि हमारे पास जैसे कि, अब बताओ, ये तो हमारा एक कंपाउंड है, तो ये सॉलिड होगा। सही है, सॉलिड है। सॉलिड बनाना है, 1 मोल बनाना है। ठीक है, फ्रॉम इट्स गैशियस एटम बनाना है, तो एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का, पॉजिटिव। ग्रुप 1 2 3 पे 1 2 3 का चार्ज आता है, ऐसा ही है। ऑक्सीजन का -2 आएगा, यहाँ से इसमें पहले 3 आ जाए। ठीक है, अब स्टेट लिख देंगे इसका है दोनों का। ये बात क्लियर होती है? ठीक है भाई, चलो अब हम आगे चलते हैं।
अब हेडिंग दे देते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। अच्छा भाई, ये फैक्टर्स हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, ये देख लो। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास चार्ज ऑन दी आयन, लैटिस एनर्जी को कैसे इफेक्ट करेगा। लैटिस एनर्जी में हो क्या रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऐसा ही है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास ये है, ठीक है, Sorry. और एक मेरे पास ये है। अब इसमें एक चीज नोट करो कि एक के अंदर जो है वो क्या है भाई, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दूसरे के अंदर क्या है, दो नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा वो कहां बनेगा, पहले वाले में। ठीक है, वहां पे दो हैं तो दो बॉन्ड बनेंगे आई गेस। नहीं, दो दो बॉन्ड नहीं बनेंगे, वहां फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगी। याद रखो कि जितना आयन पे चार्ज ज्यादा होता है उसकी फोर्स और अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है। हाँ, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो गए ना। हाँ, दोनों एक दूसरे को attract लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग फोर्स अट्रैक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है, क्या ये एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींच रहे होंगे एज कम्पेयर टू सिंगल पॉजिटिव एंड सिंगल नेगेटिव। ऐसा ही है। वही मिसाल है कि दो बंदों को देखो कि एक बंदा इधर से खींच रहा है रस्सी, एक बंदा इधर से खींच रहा है, तो उनके बीच की जो टेंशन है उतनी ज्यादा नहीं है। दो बंदे इधर से खींच रहे हैं, दो बंदे इधर से खींच रहे हैं, तो बीच की जो टेंशन है वो ज्यादा है। ठीक है भाई, तो याद रखो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर कब होता है, जब आपके चार्ज ऑन आयन ज्यादा हो। ठीक है भाई, चार्ज ऑन आयन ज्यादा होगा तो अब देखो कि तुम्हारे पास होगा क्या, चार्ज ऑन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैटिस एनर्जी। कैसे कि अब जब तुम्हारे पास आयन पे चार्ज ज्यादा है बढ़ेगी, लेकिन कैसे कि जब तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म होगा, अगर आयन पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो क्या वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसा ही है। तो याद रखो कि तुम्हारे पास अगर आयन पे चार्ज ज्यादा होगा तो एनर्जी लेटिस लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि तुम्हारा एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब जैसे कि इधर देखो, कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें लोगों को दे देता हूँ, तुम उसको कोशिश करो सॉल्व करने की। ऊपर वाले एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि भाई ये मेरे पास Al2O3 है, उसके बाद है सोडियम ऑक्साइड, एक और है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके अंदर मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी। अब एक चीज देखो, क्या ऑक्सीजन सेम है सब में, एक में भी ऑक्सीजन है, भी ऑक्सीजन ऐड कर देता है। नहीं चार्जेस सेम है ऑक्सीजन पे, ये बात क्लियर है। ये बात तो मानते हो ना कि चार्ज सेम है सब पे। ऑक्सीजन का जो इनिशियल चार्ज है वो सब पे सेम है, मतलब -2 सब पे सेम है, ऐसा ही है। इधर भी -2 होगा, इधर भी -2 होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कहां पर बनेगा जब मैं अभी ये नंबर डाल देता हूँ। इस पे +3 है, इस पे +1 है, इस पे +2। मैंने क्या बताया कि आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका होगा, Al2O3 का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा चार्ज है आयन पे, ऐसा ही है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होगा, MgO। ठीक है भाई,
तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी हो गई, Al2O3 की, फिर MgO की हो गई, फिर किसकी हो गई, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। तो देखो ना, इन सब पे एक चीज तो तुम्हारे पास कॉमन थी, ऑक्सीजन। तुम्हें जज किससे करना था, तुम्हें जज करना था दूसरे कैटायन से। ठीक है भाई, चलो ये बात क्लियर होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तो दो मिनट ऊपर कीजिएगा। हम्म Na भी तो हमारे पास 2 है। अच्छा, सोडियम पे 1 होता है, मैं भी सिर्फ इनिशियल चार्ज की बात कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ इनिशियल चार्ज। ठीक है, इनिशियल चार्ज की बात। तो वो नंबर ऑफ वो इफेक्ट करते हैं उसको, जैसे ऑब्वियसली करेगा, देखो ना अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो वो तो -6 -6 हो जाएगा। Yes. ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, -6। Yes. ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, +3 और वो 2 है तो वो भी 6 हो जाएगा। तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, Yes. उनका जो फॉर्मूला बनता है वो बैलेंसिंग के लिए बनता है। देखो तुम्हारे दोनों के बैलेंस हैं ये, Yes. अगर तुम मैग्नीशियम का भी निकालोगे ना तो वो भी बैलेंस होगा, -2 +2, Yes. ये बैलेंस होगा। सोडियम का निकालो, एक सोडियम का +1 होता है, 2 सोडियम का कितना होगा, तो प्रोटीन का 2 +2 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। तो देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला जो बनता है ना वो बैलेंसिंग पे बनता है, चार्जेस पे नहीं बन रहा है वो। ठीक है, बैलेंसिंग पे बनता है, ये बात याद रखनी है। और ये हो लेवल का कॉन्सेप्ट है भाई, अब हो लेवल का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद एक और तुम्हारा पहला फैक्टर जो तुम्हारा था चार्ज ऑन आयन, दूसरा फैक्टर तुम्हारा है रेडियस ऑफ द आयन। अब जैसे कि भाई हमारे पास दो चीजें हैं, दो बॉन्ड्स हैं भाई, एक ये बॉन्ड है पॉजिटिव नेगेटिव, और तुम्हें पता है कि जो हमारा बॉन्ड बनता है वो न्यूक्लियस के दरमियान बनता है, बस ये समझ लो कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बॉन्ड हमारा बन रहा है, या आयनिक बॉन्ड है तो हमारा ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में बनता है। अब सपोज करो कि मेरा ये ऑपोजिटली चार्ज आयन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों छोटे हैं फिलहाल, इनका रेडियस ऐसा है। अब इनको मैंने बड़ा कर दिया, मतलब कोई और आयन लिया है मैं जिसका साइज बड़ा है, ऐसा है। अब देखो क्या इनका रेडियस बढ़ गया, तो क्या इनका बॉन्ड दूर हो गया। Yes. मुझे एक बात बताओ कि क्या मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ने में मुश्किलात होंगी, ए, या बी वाला बॉन्ड तोड़ने में मुश्किलात होंगी। छोटे वाले का तोड़ने में ज्यादा मुश्किल है। बड़े वाले को तोड़ने में ज्यादा मुश्किल होगी। अब चलो मैं एक मिसाल लेता हूं कि तुम दो दोस्त हो भाई, दूर दूर रहते हो, एक रहता है पाकिस्तान में, एक रहता है जर्मनी में, किसका कनेक्शन ज्यादा करीब होगा, या दो दोस्त हैं वो दोनों रहते हैं एक ही एरिया में, जो एरिया में करीब रहते हैं उनका ज्यादा कनेक्शन होगा। तो देखो जो जो दो करीब हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर आपने पढ़ा हो कभी, जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो आप पढ़ लोगे केमिकल बॉन्डिंग में, कि हमारे पास जो जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ ये होती है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। ठीक है, जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ये है, ये फैक्ट है कि हमारे पास जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना वीकर बॉन्ड होगा। तो इसमें देख लो, एक चीज देख लो कि ये होगा तुम्हारे पास, इसमें होगी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या है इसमें कि अगर मैं रेडियस बढ़ाता हूं तो क्या मेरे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो वीक फॉर्म होगा, ऐसा ही है। जब बॉन्ड वीक फॉर्म हो रहा है तो क्या वो इतनी एनर्जी इमिट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब जो मेरा जो रेडियस ऑफ द आयन है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। force of attraction नहीं, टू द लेटेस्ट एनर्जी, to the lattice. प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। तो ये बात अपने पास लिख लो कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ द आयन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी से जो आपका रेडियस ऑफ आयन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आपका जो चार्ज था वो क्या था भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो आपका डायरेक्टली, ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास नहीं था क्या बच्चों? आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, मजीद आगे चल के सारी चीजें क्लियर होती रहें, ठीक है भाई।